शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो प्रमुख एडिटोरियल के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी आप कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मैं न्यूज़पेपर कंटिन्यू नहीं डाल पा रहा हूं। अभी तो एक दो दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं पिछले दिन का मतलब आज का आज ही नहीं डाल पा रहा हूं, आज का मैं कल डाल पा रहा हूं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया है, टाइम बिल्कुल भी नहीं, बड़े मुश्किल से निकल पा रहा है, इसलिए मैं अभी कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मेरी कोशिश रहेगी कि हम न्यूज़पेपर को कंटिन्यू रखें। तो आज के न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे, इंडियन स्टेट की कैपेसिटी को हम कैसे करके सुधार सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए, हमारे यहाँ जो संस्थाएं बनी हैं वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी लोग हैं उनसे हम कैसे करके बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं और इंडिया अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे करके बेटर कर सकता है। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम जो इंसेंटिव दे रहे हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाले वर्करों को, उस इंस्टीट्यूशन से उस इंसेंटिव से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का जो इंसेंटिव दिया जाता है वो प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा काम करता है। इसके साथ ही साथ एक तो इंसेंटिव के चलते चलते, दूसरा स्किल गैप के चलते चलते हमारे जो ऑफिशियल्स लोग हैं इनकी जो एबिलिटी है काफ़ी कम हो गई है, ठीक है, और इन्हीं के चलते चलते हम जो है अच्छी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इंसेंटिव को आप बोनस के तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ में स्किल गैप की बात करें तो आज के समय में आप देखेंगे अभी जो टनल में हादसा हुआ था वहाँ पर हम खुद से उनको नहीं निकाल पाए, वहाँ पर भी हमको बाहर से विदेश से कोई ना कोई हेल्प लेनी पड़ी, बाहर के टेक्नीशियंस की हेल्प लेनी पड़ी। ये चीज़ बताता है कि इंडिया को यदि बड़े पैमाने पर कोई काम करना है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर स्किल्स की कमी है। इसलिए यहाँ पर जो मेन फोकस रहना चाहिए वो बोनस है और दूसरा जो फोकस रहना चाहिए वो स्किल गैप को लेकर के है। तब जा कर के ही हम जो है साउंड पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऑफिशियल्स की जो एबिलिटी है वो कैसे करके आएगी, स्किल गैप को फिल करके आएगी। अगर आपको हमारे देश में बिजनेस स्थापित करना है, यदि मुझे एक बिल्डिंग स्थापित करना है तो आज के समय में ये कोई आसान काम नहीं रह गया है। उस समय में आपको ये लगेगा कि भाई मेरे को लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, परमिशन चाहिए, तब जा कर के कुछ हो पाएगा। मतलब मैं चाहूँ कि मैं खुद से बड़े आसानी से ये काम कर लूँ तो उतना आसान यहाँ पर नहीं रह गया है। यहाँ तक कि बोला जा रहा है जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं, वन कैन नेवर बी श्योर टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ एंड सर्किटस रेगुलेशन। लॉ बनाए गए हैं लेकिन लॉ ऐसे हैं कि उलझाने वाले हैं, रेगुलेशन इस प्रकार से आप बना दिए हैं, ये यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। अब हम बात करते हैं रियल चीज़ों की, जैसे कि G20 में भारत शामिल है। आज के समय में ये G21 बन गया है, अफ्रीकन यूनियन नया सदस्य जोड़ा गया है। तो G20 ग्रुप में, जो कि इतना पावरफुल ग्रुप माना जाता है जहां पर विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल है, इंडिया अपने आप को बधाई दे सकता है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि हमारे देश में सबसे कम सिविल सर्वेंट है पर कैपिटा के हिसाब से। इसके साथ ही साथ में हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयमेंट आज के समय में मात्र 5.77% रह गया है। यदि आप इंडोनेशिया, चाइना से तुलना करेंगे एंड यूनाइटेड किंगडम से यदि आप तुलना करेंगे तो 1/3 है। मतलब 3 हिस्सा यदि यूनाइटेड किंगडम के पास है तो 1 हिस्सा इंडिया के पास में। इसके अलावा बोला जा रहा है कि लगभग 1600 पर मिलियन, 1 मिलियन में 1600 सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सनल इंडिया में है, यदि हम तुलना करें 7500 यूनाइटेड स्टेट में। मतलब यदि आप
1600 मिलियन की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो इसमें से मात्र सरकारी लोग कितने हैं, सॉरी 1 मिलियन के हिसाब से यदि आप देखेंगे ना, 1 मिलियन के हिसाब से, तो इसमें से आपके कितने हैं, 1600 ही ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी में हैं। वहीं यदि आप देखेंगे 7500 कहाँ पर, यूएस की यदि आप बात करेंगे 1 मिलियन सिटीजन्स के हिसाब से यदि आप बात करते हैं तो। सिमिलरली बात करें यदि हम पर कैपिटा नंबर ऑफ डॉक्टर, टीचर, टाउन प्लानर, पुलिस, जज, फायर फाइटर, इंस्पेक्टर, फूड एंड ड्रग्स के जो इंस्पेक्टर हैं एंड रेगुलेटर्स हैं, इस मामले में भी इंडिया लोवेस्ट माना जा रहा है सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाली कंट्रीज से यदि तुलना करेंगे तो। इंडियन स्टेट अदर मामलों में भी स्मॉल माना जाता है। कुछ मैट्रिक्स हैं जैसे कि टैक्स जीडीपी रेशियो एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशियो। इसका मतलब ये है जीडीपी के हिसाब से टैक्स तो आप वसूल ले रहे हैं, लेकिन जीडीपी के हिसाब से आपका जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो अनुपात गड़बड़ चल रहा है आपका। चाहे वो पब्लिक गुड्स प्रोविजंस हो, वेलफेयर पेमेंट हो और जस्टिस सिस्टम हो, इट इज़ ए स्टोरी ऑफ स्कैरसिटी रेदर देन सरप्लस। पब्लिक गुड के कुछ प्रोविजंस हो, चाहे वेलफेयर के लिए पेमेंट आप कर रहे हो, चाहे वो जस्टिस सिस्टम हो, हर मामले में आप सरप्लस अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है भारत की जो कैपेबिलिटी है वो कम है। मतलब गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट end up outsourcing services that are better provided by the public sector such as primary health। आगे बात बताई जाती है कि हम जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोई भी अपना काम आज के समय में कराया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम किसी सरकारी कंपनी की बात करें तो उसमें पार्टिकुलरली कोई एक काम को हम क्या कर दिए हैं, किसी प्राइवेट को कंपनी को बोल दिए हैं कि आप ये वाला आप काम करवाइए। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना जो कर्तव्य था उससे अपने आप को पीछे हटा लिया है। लेकिन वहीं यदि हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखें, प्राइमरी हेल्थ केयर में पूरी की पूरी तरह से सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, वहाँ पर कोई भी आउटसोर्सिंग का काम नहीं दिया जा रहा है। तो जब वहाँ पर सरकारी मॉडल सफल हो रहा है तो कहीं और पर हम इसको सफल क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए आउटसोर्सिंग से अपने को बचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर डिबेटिंग करी जाती है स्टेट का क्या रोल होना चाहिए उसको लेकर के। पहले नंबर की बात यह है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। विकास हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों का ही विकास हो, इसमें ज़्यादातर गरीब लोगों का, पिछड़े तबके लोगों का को भी शामिल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सरकार को ज़्यादा स्पेंडिंग करने की ज़रूरत है। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड लार्जर ऑफिशियल डोम टू गो विथ इट। और ये हिस्सेदारी किसके पास जा रही है? ये हिस्सेदारी जा रही है सरकार के अंडर में। इसके अलावा दूसरी तरफ इनके जो आलोचक लोग हैं, इनका कहना है कि सरकार की जो पॉलिसी बनी है वो विफल रही हैं, वो फेल हो गई हैं। और उनका कहना है कि भारत का प्रदर्शन हर तरफ से देखा जाए तो निराशाजनक रहा है। जैसे कि स्टूडेंट की लर्निंग का आउटकम कैसा रहा है, चाइल्ड एंड मैटरनल मोर्टेलिटीज़ में भारत कितना आगे है, फार्म एंड फन प्रोडक्टिविटी इंडिया की कितनी है, इसमें भी पिछड़ा हुआ है, ट्रैफिक कंडीशन कैसी है, क्राइम रेट कैसा है, ये कुछ रीजन्स में आ जाते हैं। अब इंसेंटिव को लेकर के बोला जाता है कि इंसेंटिव जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, सरकारी कंपनियां दे रही हैं, जैसे कि रेलवे बोनस देता है, कुछ पब्लिक सेक्टर जैसे कि इंडियन ऑयल, ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब अपने वर्करों को बोनस देते हैं। मतलब इन्होंने प्रोडक्शन अच्छा किया है, काम अच्छा किया है, उसके बदले में इनको इनाम दिया जा रहा है बोनस के तौर पर। लेकिन ये चीज़ बोला जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी में ही काम करती है, सरकारी कंपनी में इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है।
एक रिसेंटली बुक है स्टेट कैपेबिलिटी इन इंडिया, टीवी सोमनाथन एंड गुलजार नटराजन ने इसको लिखा है। ये 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स हैं। उन्होंने सजेशन दिया है कुछ मेजर्स को अपनाए जाने की ज़रूरत है विदाउट फिजिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें फिजिकल और पॉलिटिकल किसी प्रकार का कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर एक्सट्रीम कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पावर विद इन डिपार्टमेंट। हमारे देश में क्या हो रहा है, पॉलिसी मेकिंग के लिए एक्सट्रीम कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है। केंद्रीकरण, केंद्र में ही हमारे यहाँ की पॉलिसी बनाई जाती है और सब जगह उसको लागू किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम। इन कंट्री ने सिद्ध कर दिया है कि सेपरेटिंग पॉलिसी मेकिंग को आप अलग कर दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग कर दीजिए। इससे आपका कोई भी जो काम है वो शीघ्र ही एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड इनकरेज होता है इससे इनोवेशन एंड मेकिंग द प्रोग्राम बेटर सूटेड टू लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकल के हिसाब से बेटर प्रोग्राम आप तैयार कर सकते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करें, ठीक है, जिसको बोला गया है कि आप एग्जीक्यूटिंग का काम करेंगे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को। वाइल पॉलिसी डिसीजन आर मेड एट द मिनिस्ट्री लेवल, जबकि पॉलिसी के डिसीजन कौन ले रही है, मिनिस्ट्री ले रही है। एग्जीक्यूट करने का काम किसको दिया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, जैसे कि हमने कहे थे कि एग्जीक्यूटिंग का काम अलग को दो, पॉलिसी डिसीजन का काम अलग को दो, एक प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर दिया है और कुल मिलाकर के हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ है। इससे बोला जा रहा है कि जो डिले है वो कम होता है, कॉस्ट जो ओवररन हो जाती है वो भी कम होती है। इसके अलावा और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रंटलाइन पर्सन टू डिसाइड ऑन इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड इश्यूज फोस्टर ए कल्चर ऑफ मिस्ट्रस्ट एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर पुअर इम्प्लीमेंटेशन। पुअर इम्प्लीमेंटेशन कहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, तो इसको भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर हैं उनके पास में कितने स्किल की कमी है। इस प्रकार से यदि हमारे देश की जो इकोनॉमी है आज के समय में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रही, बहुत सारे इश्यूज़ नए नए उभर कर के सामने आ रहे हैं, उनको फेस करना है, तो इसके लिए हमारे देश के जो टॉप पॉलिसी मेकर हैं उनके पास में टेक्नोक्रेटिक स्किल्स की कमी है। एग्जिबिट मतलब दर्शाना, प्रदर्शित करना। अब टॉप पॉलिसी मेकर्स के पास में एडिक्वेट कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डील कर सकें इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर टेक्निकल मैटर्स को, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। और इसके लिए फिर वो क्या काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों को बुलाने का काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट पेड करती है 500 करोड़ रुपया लास्ट पिछले 5 साल में, और इसने बहुत सारे जो क्रूशियल काम हैं वो आउटसोर्स कर दिए हैं बिग 5 कंसल्टेंसी फर्म को, जैसे कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, डेलोटे, ERNST एंड यंग एंड KPMG एंड मैककिन्से। 500 करोड़ रुपया 5 साल में सरकार ने खर्चा कर दी है। हमसे वो काम नहीं हो रहा था, हम बाहर के लोगों को बुला करके, कंपनी को बुला करके काम कराए हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रेगुलर, लेटरल एंट्री एंड सिविल सर्विसेज को लेकर के। यदि हम बात करें सीनियर लेवल पर और मिड वाले लेवल पर, कैन हेल्प फिल द सिविल सर्विसेज साइज एंड टेक्नोक्रेटिक गैप। ऑलरेडी से जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको आप बुलाइए, ठीक है। जो क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं नॉन IAS सर्विस में,
क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं और जो कि नॉन आईएएस सर्विस में काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडियन रेवेन्यू में काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में काम कर रहे हैं। इनको क्या काम करना है, हाई लेवल की पोजीशन देना चाहिए इफ़ दे हैव द टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड। आईएएस बनने के लिए पेपर दिए थे, आईएएस नहीं बन पाए हैं, दूसरे कहीं इधर उधर काम कर रहे हैं, उनके पास टैलेंट है तो आप उनको जो है हाई लेवल की पोजीशन दे सकते हैं। सिविल सर्वेंट जो कि अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, कैन बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग, इनको हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना है मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत। ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। प्रोफेशनल स्टाफ की बात करेंगे विथ मार्केट वॉच डॉग्स। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ज़रूरत है कि हम ऑगमेंट करें, बढ़ाएं स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेशनल स्टाफ को। इनके साथ में मार्केट वॉचडॉग रहेंगे, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब मिल करके काम करेंगे। तो लगभग 800 प्रोफेशनल की बात करें, जहां इसके जो काउंटर पार्ट हैं यूएस एंड सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, यहाँ पर 4500 से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं जो कि कॉरपोरेट को गवर्न करने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम प्रोफेशनल स्टाफ स्ट्रेंथ की बात करें, आरबीआई में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो 7000 से भी कम लोग काम कर रहे हैं। वहीं यूएस का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, यहाँ पर लगभग 22,000 और प्रोफेशनल काम करते हैं। इसके बाद ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में भी कुछ कमी है, इसको भी थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। ये क्या काम करता है, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को इनकरेज करता है गवर्नमेंट में, ताकि फोकस किया जा सके कॉम्प्लायंस को विथ रूल्स रेदर देन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी के हिसाब से ये काम नहीं करता है, ये रूल्स के हिसाब से काम करता है कि रूल्स को आप फॉलो करिए। इसके बाद एक जो टेंडेंसी है, ठीक है, कि आप हमेशा जो है निगरानी में ही रखिए किसी भी चीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पर इसके बाद बोला जा रहा है कि यदि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनसे आप काम लेना चाह रहे हैं, द पॉलिटिकल विल इज़ रिक्वायर्ड टू एड्रेस अदर इशूज़। यदि कुछ और भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना है तो इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स टू रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड ट्रिब्यूनल। रेगुलेट करने वाली जो संस्थाएं बनाई गई हैं, ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, वहाँ पर हम इनको रिटायरमेंट वाले ऑफिसर्स को रख सकते हैं। अब इनका यदि आपने अपॉइंटमेंट किया है तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं मोटी सैलरी, लेकिन इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पेंशनरी बेनिफिट्स को फ्रॉम पास्ट सर्विसेज। आपने पिछली सेवा दिया था तो इसके लिए आपको फिर पेंशन नहीं मिलेगा। इससे ही जो सिविल सर्वेंट है काफ़ी सस्पेक्टिबल बन जाते हैं। सस्पेक्टिबल बन जाते हैं मतलब संवेदनशील बन जाते हैं पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस के। राजनीतिक रूप से ये लोग फिर प्रभावित होने लग जाते हैं एंड इनकी जो सर्विस डिसीजन है वो राजनीति से सीधे सीधे प्रभावित होती है। ये जो प्रॉब्लम रही है इसको आप फिक्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज टू से 65 एंड मेकिंग एन एब्सोल्यूट अपर लिमिट फॉर ऑल अपॉइंटमेंट। इसके लिए रिटायरमेंट की एज 65 साल कर दीजिए, साथ ही साथ में अपॉइंटमेंट के लिए अपर एज लिमिट को सेट करना है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर में जो हायर सैलरी दी जाती है और नौकरी को लेकर के जो होड़ लगी रहती है पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर कंपनी इसमें सरकारी कंपनियों में, उसको लेकर के राइटर का कहना है आप इतनी ज़्यादा जो सैलरी देते हैं पब्लिक सेक्टर के वर्करों को, तो इससे हर किसी के मन में ये आता है कि मुझे पब्लिक सेक्टर में नौकरी करना चाहिए। तो ये जो हाई सैलरी है पब्लिक सेक्टर के लिए, इससे इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है ना उसको भी कम कर देता है। लोग इफ़ेक्टिव तरीके से काम नहीं करते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है यदि आप एक बार पब्लिक सेक्टर जॉब में लग जाते हैं, सेल, बीएसएनएल, भेल, गेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया में एक बार यदि आप लग गए हैं तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है।
आपको वर्किंग कंडीशन बेटर मिलते हैं, साथ ही साथ में रिस्क एंड स्किल एडजस्टेड पे मिलता है पब्लिक सेक्टर में। इसको लोअर सेक्टर से थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। इसके अलावा इंडिया में कंटिन्यू आप देख रहे हैं पे रिवीजन हो रहा है, 6वां वेतनमान लागू हुआ, फिर 7th पे कमीशन लागू हुआ। ये भी सैलरी को और भी ज़्यादा बढ़ाते जाता है। वहीं यदि देखा जाए पब्लिक सेक्टर की जो सैलरी रहती है ना, प्राइवेट वेजेस से कहीं ज़्यादा रहती हैं। इससे अपॉइंटमेंट में करप्शन पैदा होता है। इट मेक्स गवर्नमेंट जॉब्स वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर ऑल, सोशली ड्राइवन और नॉट। इससे क्या होता है, सबके मन में लालच आ जाता है कि हमें सरकारी नौकरी करना चाहिए और अपॉइंटमेंट को लेकर के फिर बड़ी बड़ी रकमें ऐंठी जाती हैं। इसका जो सॉल्यूशन है बोला जा रहा है, आपको मॉडरेट तरीके से फ्यूचर पे को राइज करना चाहिए। और यदि आप फ्यूचर कमीशन की बात करें, इसके साथ ही साथ आपको रिडक्शन करना पड़ेगा अपर एज लिमिट में गवर्नमेंट की जॉब में। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये म्यांमार में जो मिलिट्री रूल चल रहा है और उससे निपटने के लिए लोगों ने जो ग्रुप बनाया है, संगठन बनाया, संस्था बनाई है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो अभी कुछ कुछ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस के द्वारा। इससे कमिटमेंट का पता चलता है कि आप यहाँ की मिलिट्री से लड़ाई लड़ना चाहते हैं एंड बिल्ड करना चाहते हैं पॉलिटिकली साउंड फेडरल एंड डेमोक्रेटिक यूनियन। तो कुल मिलाकर के राजनैतिक रूप से फेडरल एंड डेमोक्रेटिक यूनियन का निर्माण यहाँ की जनता करना चाहती है और यहाँ की मिलिट्री का जो राज चल रहा है उसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहती है। म्यांमार के बारे में अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ जब चली थी तो आपने स्प्रिंग रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा। म्यांमार का स्प्रिंग रिवॉल्यूशन, जहां पर एक प्रकार से देखा जाए लोगों ने खुद से आपस में मिल कर के एक डेमोक्रेसी के निर्माण का काम किया था। इंडियन के जो थिंक टैंक हैं और जो एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, मीडिया है, वो म्यांमार के स्प्रिंग रिवॉल्यूशन को क्या बोल रही है, एज मिलिटेंसी एंड मिलिटेंट एक्शन अगेंस्ट म्यांमार मिलिट्री। लोग इसको बोल रहे हैं कि ये एक मिलिटेंसी है, मिलिटेंट एक्शन है म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट में। लेकिन ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं विच वी इन इंडिया शुड टेक इनटू अकाउंट, जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल की हम बात कर रहे हैं। सन 2022 में एक पैरेलल गवर्नेंस सिस्टम स्थापित करने की बात कही गई थी नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल के द्वारा। एक तरफ तो मिलिट्री शासन कर ही रही है, साथ ही साथ में इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चालू कर दिया था यहाँ की जनता ने, ताकि मिलिट्री से लड़ाई लड़ी जा सके। अब ये जो काउंसिल है एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल अलायंस है प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस के द्वारा एंड एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था विथ मोर देन 400 डाइवर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन मार्च 8, 2021। 400 से भी ज़्यादा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे जब इसकी स्थापना करी गई थी 8 मार्च सन 2021 को। इस बॉडी ने ऑर्गेनाइज़ किया था एक ऑनलाइन पीपुल्स असेंबली कन्वेंड इन जनवरी 2022। इन्होंने पीपुल्स असेंबली का आयोजन किया था, ठीक है, जैसे ही अपने यहाँ पर विधानसभा की बैठक बुलाई जाती, संसद की बैठक बुलाई जाती, ठीक इसी प्रकार से इन्होंने ये काम किया था। इन्होंने अडॉप्ट किया था फेडरल डेमोक्रेसी चार्टर एंड डिक्लेयर किया था इसको 31 मार्च 2021 को। ये काम किया गया था कमेटी रिप्रेजेंटेटिंग पिदसुंगसु हल्तुआ, ठीक है, ये एक सरकारी संस्था है, इसका तो नाम भी पढ़ना बड़ा कठिन हो जाता है। और इस प्रकार से इन्होंने म्यांमार के स्प्रिंग रिवॉल्यूशन को एक कहना चाहिए शेप दिया था।
इसके साथ ही साथ देखा जाए इस प्रकार से इन्होंने ये जो कदम उठाया था पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का, तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, जैसे कि इलेक्टेड लॉ मेकर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, प्रोटेस्ट लीडर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन, जेंडर एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन और उनकी रिप्रेजेंटेटिव, अदर भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इसमें शामिल रहे। ये एक प्रकार से पॉलिटिकल तौर पर माइलस्टोन माना जा रहा है म्यांमार के पोस्ट कॉलोनियल इंडिपेंडेंस। जब से वो आज़ाद हुआ है कॉलोनियल रूल से, उसके बाद से ये काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल अचीवमेंट माना जाता है। ये एक प्रकार से देश के निर्माण में एक अगला कदम है और कुल मिलाकर के यहाँ पर रिकॉग्निशन का काम किया जा रहा है। डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स में बोला जा रहा है कि यूनिटी यहाँ पर दिखाई दी है। यहाँ पर जो चार्टर पारित किया गया है अपने आप में हालांकि एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है एंड स्टिल नीड टू एड्रेस मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंस। लीगल डॉक्यूमेंट तो ये नहीं है और इसमें बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन इसने एक प्रकार से ग्राउंड तैयार कर दिया है फॉर सम नेगोशिएटेड एंड कंसेंसुअल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। यहाँ पर नेगोशिएटेड एंड कंसेंसुअल मतलब होता है सहमति वाले संवैधानिक फ्रेमवर्क का रूप यहाँ पर हमको दिखाई दिया है और ये एक पॉलिटिकल गाइडलाइन के तौर पर काम कर रहा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए आने वाले फ्यूचर में कंट्री में। जैसे कि यदि मिलिट्री रूल ख़त्म होता है तो उस समय संविधान का क्या प्रारूप रहेगा, वो चीज़ यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी हैं। कैन नॉट बी क्वेश्चन एज ए फ्रिवोलियस पॉलिटिकल एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी इसको आप तुच्छ पॉलिटिकल एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बेसिक ह्यूमन राइट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, माइनॉरिटी राइट, वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी की बात रखी गई है और इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की यदि हम बात करें, कंट्री के इतिहास में हम इस प्रकार के मूवमेंट देखे हैं जहां पर डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स के लोग इन्वॉल्व हुए हैं प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में। कुल मिलाकर के इसने ये सिद्ध कर दिया है कि जो म्यांमार में पीस पॉसिबल है एंड इसको आप अचीव भी कर सकते हैं विथआउट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिलिट्री। इसके बाद वहीं यदि हम रीजन की बात करें, ऐसा क्या हुआ था कि म्यांमार में तख्ता पलट हो गया था। तो म्यांमार में जो आम चुनाव हुए थे वहाँ पर मिलिट्री ने आरोप लगाया गया था कि इन चुनावों में धोखाधड़ी हुई है और इसकी जांच होना चाहिए। यही एक मुद्दा उन्होंने उठाया और इसके बाद तेज़ी के साथ में नेताओं की गिरफ्तारी चालू हो गई और धीरे धीरे करके म्यांमार में आप देखते हैं मिलिट्री रूल लागू हो गया। चुनी हुई जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया और वहाँ पर मिलिट्री का शासन चालू हो गया, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था। इसके बाद न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ चलें तो देखिए आने वाला जो COP28 है, COP28 की जो अगली बैठक है, इंडिया का कहना है कि उसको हम होस्ट करने का काम करेंगे। इंडिया ने ऑफ़र किया है कि 2028 का जो क्लाइमेट मीटिंग है उसको हम ही होस्ट करेंगे। COP28 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट किया है कंट्रीज़ से कि वो ज्वाइन करें इंडिया को। इंडिया ने चालू किया है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ही सेज ऑल ह्यूमैनिटी इज़ बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो अभी हाल फिलहाल में COP28 की बैठक चल रही है, हमने एक ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव चालू करे हैं, इसको आप सब लोग ज्वाइन करिए। कुछ लोगों ने पॉल्यूशन फैलाया है और इसका जो असर है पूरी दुनिया भर के लोगों के ऊपर पड़ रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। तो हाल फिलहाल में देखा जाए एक फ्रेश कमिटमेंट, किसी भी प्रकार की फ्रेश कमिटमेंट करने से थोड़ा सा परहेज करते हुए कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है इसके बारे में कुछ और कहूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने COP28 में बोला है कि हम जो है 33वें नंबर का जो एडिशन रहेगा एनुअल समिट का 2028 में हम इसका आयोजन करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो विकसित देश हैं, ठीक है, विकसित देशों को कुछ करने की ज़रूरत है 2025 तक, वैकेटिंग द कार्बन स्पेस बिफोर 2050 एंड मेड ए पिच फॉर कंट्रीज टू ज्वाइन इंडिया ऑन इट्स ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो कार्बन स्पेस के लिए आपको जगह बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ बोला जा रहा है हमारी तरफ से जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव चालू किया गया है इसको आप ज्वाइन करिए, जो कि एक नॉन कमेरिकल एफर्ट है जिसके माध्यम से कार्बन सिंक तैयार किया जा रहा है। कार्बन को एक प्रकार से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की बात करी जा रही है। इसके लिए कई सारे मेजरमेंट्स अपनाए जाते हैं। बोला जा रहा है कि यदि COP की बैठक कहीं पर होना है तो इसके लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ता है अदर सिग्नेटरी कंट्रीज़ का। UNFCCC के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि सिग्नेटरी हैं, वो यदि अप्रूवल देंगे तो इंडिया को इसकी अध्यक्षता मिल जाएगी। इंडिया ने प्रीवियसली तौर पर देखा जाए तो सन 2002 में इस समिट का आयोजन किया था। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम डिस्कशन करने वाले हैं ये भी जो है, जैसे कि हम कई बार चर्चा किए हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो विवाद चलते आ रहा है वो विवाद ऐसा रहता है जैसे कि केंद्र सरकार ने बहुत सारे विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक को पारित किया है, जम्मू कश्मीर के ऊपर हो, चाहे वो और भी GST को लेकर के हो, या फिर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे काम हैं जो कि बिल के माध्यम से, विधेयक के माध्यम से कानून बनाकर लागू किए गए हैं। अब जिस प्रकार से राष्ट्रपति का काम होता है ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल का भी काम होता है, लेकिन राष्ट्रपति ने तो कभी भी किसी बिल में डिले नहीं किया, अपने पास लेकर के नहीं बैठा, तो राज्यपाल ऐसा क्यों करता है? तो यहाँ पर दो चीज़ आपको देखने को मिलती हैं, एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल को लेकर के। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि विधानसभा ने किसी कानून को पारित कर दिया है और राज्यपाल के पास भेजे हैं कि आप इस पर सिग्नेचर करिए, राज्यपाल ने बोला कि इसको अभी हम वापस कर रहे हैं, आप इस पर फिर से रिकंसिडर करिए। रिकंसिडर करने के बाद अब यदि सिग्नेचर के लिए भेजा जा रहा है तो मजबूरी में राज्यपाल को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा उसको। लेकिन यहाँ पर तो हम ये देख रहे हैं कि रिकंसिडरेशन के बाद भी राज्यपाल क्या काम करता है, उस बिल को अपने पास में रखता है, कह देता है कि मैं राष्ट्रपति के पास भेजूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी सुनवाई चल रही है, जिसमें बोला जा रहा है कि जो री इनेक्टेड बिल्स रहते हैं, री इनेक्टेड बिल्स किसको बोलेंगे, ये विधानसभा है और ये राज्यपाल है। यहाँ से कोई बिल यदि एक बार हमने भेज दिए राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने बोला कि आप इसको फिर से रिकंसिडर करिए, पुनर्विचार करिए। पुनर्विचार करने के बाद फिर से यदि इसको भेज दिया जाता है इस बिल को, तो अब मजबूरी में इसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम राष्ट्रपति के पास इसको भेजेंगे। तो ये गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है।